नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुबन पर। आज हम आपके सामने जो हमारा टॉपिक चल रहा था संसद पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हम उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, रूबरू हुए हैं। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स और जो संसद के बारे में हो सकते हैं। तो संसद के बारे में हमने पहले जितना भी पढ़ा है उसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर आज हम डिस्कशन जो करने जा रहे हैं। उसके अंदर देखो टॉपिक हमने बनाया है, संसद में कोई भी पद स्थान किन हालातों में खाली या रिक्त हो जाता है। भी ऐसी कौन से हालात हैं वो जिन हालातों के तहत क्या है संसद के अंदर, अब संसद के अंदर आपको पता है लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो ये सदस्य हैं इनका पद कैसे खाली हो जाता है और कैसे रिक्त हो जाता है उसको समझना है। देखो पहली बात इसमें ध्यान से समझते जाना, जब व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया हो, कोई भी व्यक्ति है उसको दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया हो, लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसे क्या है एक सदन को छोड़ना पड़ेगा और ये निर्णय उसको क्या है 10 दिनों के अंदर जो है लेना पड़ता है। अगर वो जवाब 10 दिनों के अंदर नहीं देता तो जो ऊपरी सदन है हमारा राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर उसका पद जो है वो रिक्त समझा जाता है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ खत्म हुई। दूसरा क्या है, मान लो जो व्यक्ति पहले लोकसभा का सदस्य था, मान लो कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य था और बाद में क्या है राज्यसभा के लिए उसको चुन लिया गया है, और फिर क्या है पहले वाला जो सदन है उसके अंदर उसका जो पद है वो रिक्त समझा जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है हमारा भी, जैसे आप अपने पे ले लो भी, आप लोकसभा के सदस्य थे और बाद में आपको राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, तो फिर इस हालात में क्या होगा, आपका लोकसभा के अंदर जो पद था, जो स्थान था, वहाँ पे वो आपका रिक्त समझा जाएगा। मतलब पहले वाले सदन का जो पद है उसको रिक्त समझा जाता है। ठीक है, ये बात हुई। दूसरा अगर देखते हैं, अगर व्यक्ति एक समय पर राज्य विधानमंडल तथा संसद का सदस्य हो। अब राज्य के अंदर आपको पता है राज्य विधानमंडल होता है, भी विधानमंडल का भी सदस्य हो और संसद का भी सदस्य हो, तो उसका अपना विधानमंडल का पद जो है ना वो रिक्त करना पड़ेगा, नहीं तो संसद में उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। मान के चलो एक व्यक्ति है वो राज्य की विधानमंडल का भी सदस्य है और सेंटर में संसद है जो उसका भी सदस्य है, तो उसको क्या है आप अपने राज्य की विधानमंडल का जो पद है उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता, उसको त्यागता, तो उसको क्या है जो हमारा संसद है उसके अंदर जो उसकी सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अगला है, संसद जब अपने त्याग पत्र, सदस्य जो है वो अपना त्याग पत्र अपनी इच्छा से सभापति या अध्यक्ष को दे दे। देखो कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप मान लो अपने आप को भी, आप क्या हैं अपनी इच्छा से क्या है सभापति और अध्यक्ष, सभापति मतलब राज्यसभा और अध्यक्ष मतलब लोकसभा, इसके अंदर अपना त्याग पत्र उनको दे देते हो तो संबंधित सदन के अंदर उसका पद जो है वो रिक्त समझा जाएगा। अब सभापति और अध्यक्ष जो हैं ये त्याग पत्र अस्वीकार भी कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि त्याग पत्र इच्छानुसार या वास्तविक ना हो। ठीक है, भी मतलब किसी के दबाव में आकर ना दिया गया हो, अगर उसने अपनी इच्छा से दिया है। अब ये लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं सभापति, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्व विवेक के आधार पे उसका डिसीजन जो है एक्सेप्ट करना है और नहीं करना है, ये उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर देखा जाए दल बदल के मामले, जैसे दल बदल के मामले में कोई व्यक्ति अपना दल चेंज कर देता है, तो उससे संबंधित जितने भी मामले हैं उनके अंदर अगर देखा जाए कोई व्यक्ति पाया जाता है लिप्त, तो उसको क्या है सदन में उसका पद जो है वो रिक्त समझा जाता है। जैसे दल बदल के साथ जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, अगर उन मामलों से जुड़ा हुआ कोई भी आरोप किसी सदस्य पर तय हो जाता है, साबित हो जाता है, तो उस व्यक्ति का, उस सदस्य का जो संबंधित सदन है उसके अंदर उसका पद जो है वो समाप्त समझा जाता है, खाली समझा जाता है। ठीक है, दूसरा है, जब व्यक्ति संबंधित सदन की बैठकों में 60 दिन की अवधि तक गैर हाजिर रहे, मतलब जैसे सदन है लोकसभा राज्यसभा, उनके अंदर बैठकें चल रही हैं, सत्र चल रहा है और 60 दिन तक वो क्या है गैर हाजिर रहता है, तो संबंधित सदन में उसका पद जो है वो रिक्त समझा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, लगातार सदन के स्तर का सदगन और स्त्रावसान के लगातार 4 दिन की अवधि
को शामिल नहीं किया जाता। मतलब इसमें क्या है, जैसे सदन जो शुरू हुआ है और उसका जो खत्म होने का समय है, उसका 4 दिन का जो टाइम है, उस अवधि को उसमें शामिल नहीं किया जाता। मतलब कम से कम आपको बोल सकते हैं भी 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति किसी सदन में गैर हाजिर रहता है उसकी बैठकों में, तो उसका पद जो है रिक्त समझा जाता है। ठीक है। अब देखो अन्य कंडीशन भी हैं कुछ जहां पे रिक्त समझा जा सकता है। उसमें क्या हो सकता है, जब संबंधित सदस्य के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट अमान्य करार दे दे। मतलब आप जैसे चुनाव लड़े हो, आप सिलेक्टेड हुए हो और आप लोकसभा राज्यसभा के लिए चुने गए हो, तो और सुप्रीम कोर्ट आपका क्या है, वो जो चुनाव हुआ था उसको अमान्य करार दे दे, तो आपका पद जो है संबंधित सदन में वो रिक्त समझा जाएगा। यदि व्यक्ति को संबंधित सदन से निष्कासित कर दिया जाए, अब देखो सदन से निकाला भी तो जा सकता है, उसको निकाल दिया जाए तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए तो भी वो संबंधित सदन के अंदर उसका पद जो है वो रिक्त हो जाता है। यदि राज्य का राज्यपाल चुन लिया जाए तो भी उसका पद जो है वो रिक्त हो जाता है। तो ये तमाम कंडीशन थी जहां पर क्या है, संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर किसी भी सदस्य की जो आप बोल सकते हैं आप सदस्य पद जो है वो रिक्त हो जाता है या खाली कैसे हो जाता है, ये सारी तमाम बातें उनके ऊपर हमने डिस्कशन जो है की है। ठीक है। अगला है संसद के सदस्यों की शपथ। देखो संसद के अंदर जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनको शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है। और ये संसद के जो सदस्य होते हैं ये शपथ लेते हैं राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उसके समक्ष ये शपथ लेते हैं। और शपथ किसकी लेते हैं, तो ये लेते हैं संविधान में अपनी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा की, भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने की, और साथ ही साथ आप बोल सकते हो अपने कर्तव्यों, अपने पद के साथ जुड़े हुए कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने का। ठीक है। ये शपथ जो है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है। अगला है जो हमारा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सदस्य है, वो बिना शपथ के क्या है, सदन की बैठक में भाग जो है वो नहीं ले सकता। ये बात ही क्लियर है। ठीक है। अब ये बात हुई। अब बात करते हैं जो सदस्य चुने गए हैं, उन जिन्होंने शपथ ले ली है उनको वेतन और भत्ते जो हैं वो कितने मिलते हैं, मतलब उनको सैलरी और जो अलाउंसेस मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। संविधान में सदस्यों के लिए जो पेंशन का प्रावधान जो है वो नहीं किया गया। किसी भी सदस्य को पेंशन जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, नहीं होती संविधान के अंदर। ये जैसे अभी आप देख लो पंजाब के अंदर जितने भी एमएलए एमपी वगैरह बनते हैं उनको पेंशन मिलती है। अब ये जो पेंशन है ना, ये संविधान के अंदर जो है इसका कोई प्रावधान नहीं है, भी संविधान के अंदर नहीं लिखा गया भी किसी को पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है, संसद अपने सदस्यों को क्या है, पेंशन देती है, संसद देती है। अब देखो ये जो इनका दैनिक भत्ता होता है, लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो दैनिक भत्ता होता है, दैनिक अलाउंस मिलता है उनको 2000 रुपये। पहले ये 1000 था, 2010 से ये बदला गया है। ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, मतलब जिस क्षेत्र में वो निर्वाचित होने हैं उसमें उसके लिए उसको 20,000 रुपये पहले मिलते थे और आज उनको क्या कितना मिलता है, 45,000। और ये भी 2010 में इनको क्या है, चेंज किया गया था। अगर वेतन की बात की जाए तो पहले 16,000 था और ये बढ़कर क्या हो गया है, 50,000, और ये भी 2010 में किया है, चेंज किया गया था। कार्यालय जो खर्चा होता है ये भी उनको कितना मिलता है, तो ये कार्यालय भत्ता जो उनको मिलता है खर्चा, तो ये मिलता है 45,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। अब देखो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के वेतन के भत्ते व संसद द्वारा तय किए जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष हो और लोकसभा राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके जो सैलरी और जो अलाउंसेस वगैरह तय किए जाते हैं वो किसके द्वारा तय किए जाते हैं, तो संसद तय करती है, जो कि भारत की संचित निधि से जो है कंसोलिडेट जो फंड होता है उनसे दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कितनी सैलरी मिलती है, तो 50,000, और राज्यसभा के सभापति को कितनी मिलती है, तो 1.25 लाख। ठीक है। तो ये आपका इसमें हुआ। अब आगे चलते हैं हम, अगला जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने पढ़ना है भी, संसद जो होती है लोकसभा राज्यसभा, उसके अंदर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी मतलब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनके बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये लोकसभा में कौन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति, ये दोनों क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उनके रहते हैं। ऐसे ही सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के
जो सदस्य होते हैं, सदस्यों के बीच में से ही क्या है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है वो किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है वो निर्धारित करता है। तारीख जो बताई जाती है भी किस तारीख को हमने लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना है, ये बताया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इसकी पदावधि कितनी होती है, तो ये 5 साल के लिए होती है। लेकिन क्या है, उसका पद 3 कंडीशन में खाली भी किया जा सकता है। ऐसे नहीं है अभी 5 साल तक वो बना ही रहेगा, उसको 5 साल से पहले भी उसका पद जो है वो खाली किया जा सकता है। और वो 3 कौन कौन सी कंडीशन है, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, ठीक है, अगर मान के चलो लोकसभा का अध्यक्ष है, अगर वो उसका सदस्य ना हो लोकसभा का, तो फिर वो उसका जो पद है वो खाली कर दिया जाएगा, रिक्त समझा जाएगा, ठीक है। यदि वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे दे तो भी उसका पद खाली हो जाएगा। एक तो है भी जब वो मान के चलो मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूं और लोकसभा का मैं सदस्य ही ना रहूं तो मेरा जो पद है वो खाली कर दिया जाएगा, ठीक है। और यदि वो अपना त्यागपत्र, जैसे त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है भी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वो देता है उपाध्यक्ष को। और बहुमत वाला कोई भी संकल्प मतलब कोई भी प्रावधान या आप कह सकते हो प्रस्ताव पारित कर दिया जाए उसको हटाने के लिए, तो क्या है बहुमत वाला संकल्प जो है वो पारित किया जाएगा उसको हटाने के लिए। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि इस बहुमत वाले संकल्प को पारित करने के लिए 14 दिन पहले क्या है लोकसभा के अध्यक्ष को उसकी सूचना देनी पड़ेगी भी हम आपके खिलाफ क्या है ये संकल्प ला रहे हैं आपको हटाने के लिए, तो उसको पहले से इस बात का बताना पड़ेगा, ठीक है। अब 2-3 बातें हैं जो आपको नोट में लिखनी है, नोट में याद रखना है इनको। जब तक संकल्प विचाराधीन है, मतलब जो प्रस्ताव लाया गया है अगर उस प्रस्ताव पे विचार चल रही है तब तक क्या है, जब तक विचार चल रही है तब तक वो आदमी जिस आदमी के खिलाफ मतलब जो आदमी अध्यक्ष था उसको क्या है सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो भाग भी ले सकता है और बोल भी सकता है, दोनों उसको राइट मिले हुए हैं। और वो केवल क्या है उसको अधिकार किस चीज़ का नहीं है, वो अधिकार नहीं है उसको मत देने का, वो मत नहीं दे सकता। और ना ही क्या है बराबरी वाली कंडीशन में वो कोई अपना निर्णायक मत जो है वो दे सकता है। ये दोनों तीनों बातें इसमें नोट में आप याद रखोगे। ऐसे ही देखो जब लोकसभा विघटित हो जाती है, जब लोकसभा भंग हो जाती है या विघटित हो जाती है तो उसका जो अध्यक्ष है वो अगली लोकसभा की बैठक तक पद पर जो है बना रहता है। मतलब जब तक अब मान के चलो जैसे अभी वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है ये विघटित हो जाए, अब नई लोकसभा जो आएगी ना उसकी जो प्रथम बैठक होगी उस बैठक तक जो पुरानी लोकसभा का जो अध्यक्ष था वो अपने पद पर जो है बना रहेगा। उसके बाद नया अध्यक्ष चुना जाएगा और पुराने वाली लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको भी क्या है अब उसका भी काम जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे चलते हैं। अब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियां और उसके कार्य भी, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी क्या क्या शक्तियां हो सकती हैं, उसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या काम वो करेगा। अब देखो सदन का प्रमुख जो होता है या प्रवक्ता होता है वो कौन होता है, लोकसभा का देखो लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, तो जो लोकसभा सदन है उसका प्रमुख और प्रवक्ता जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए नियम और विधि का निर्वहन जो है वो ही करता है, ठीक है। गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करने का उसी का काम है, ठीक है। देखो सदन के अंदर गणपूर्ति के अभाव में अगर सदन को स्थगित करना पड़े तो इस चीज का डिसीजन जो लिया जाएगा वो भी किसके द्वारा लिया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब गणपूर्ति जो है ना इसको बोलते हैं कोरम, और कोरम कितना होता है, तो कोरम होता है सदन की संख्या का 10वां हिस्सा, ठीक है। सदन की संख्या का 10वां हिस्सा जो है उसको कोरम माना जाता है उस सदन का। जैसे आप मान के चलो लोकसभा का आपसे पूछ लिया जाए कोरम कितना होता है, तो जैसे 550 मेंबर होते हैं तो आपको पता है 550 का 10वां हिस्सा कितना बना, 55 बन गया या 50-55 के आसपास जो है वो बन जाता है, ठीक है। निर्णायक मत का अधिकार जो है ये भी किसको होता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी यही करता है। अब देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ना किसी बिल पर अगर विवाद हो जाए तो दोनों को क्या है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और उस संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त बैठक जो है ये दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जो है बुलाता है, ठीक है। ये भी बात हुई। आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है, जो सदन के नेता के आग्रह पर
अध्यक्ष गुप्त बैठक भी बुला सकता है। सदन का नेता जो होता है, अब देखो लोकसभा में सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, और उसके अंदर एक नेता और भी होता है जो विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। अब दोनों के अंदर जो दोनों नेता हैं, इनके सदन के नेता के कहने आग्रह पर, उनके कहने पर क्या है, अध्यक्ष जो है गुप्त बैठक बुला सकता है। और गुप्त बैठक जब बुलाई जाती है उस समय जो चैम्बर होता है या जो उनकी गैलरी होती है उसमें किसी भी व्यक्ति को जाने की आज्ञा जो है वो नहीं दी जाती, ठीक है। धन विधेयक का निर्णय जो है ये भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब आपको पता है भी जो हमारा लोकसभा होती है उसकी जितनी भी संसदीय समितियां हैं उनके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं या उनके जो अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। अब देखो लोकसभा, नोट में याद रखना इसको, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये, इसका नंबर जो है, जैसे राष्ट्रपति का पहला नंबर है, पहले नंबर का नागरिक है, वैसे लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसका 7वां नंबर है। और वरीयता के अनुसार वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है, मुख्य न्यायाधीश के बिल्कुल बराबर होता है। मतलब मुख्य न्यायाधीश की जो आप कह सकते हो भी नागरिकों के क्रम में कितने नंबर का नागरिक माना जाता है मुख्य न्यायाधीश को, तो 7 नंबर का, और सेम लोकसभा के अध्यक्ष को माना जाता है। कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर, ठीक है, ये जो हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री हुए, और जो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री ये सारे जो होते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष से अपना जो नंबर है वो ऊपर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन में अध्यक्ष बनने के बाद व्यक्ति को अपने राजनीतिक दल का त्याग करना पड़ता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मान के चलो अभी जैसे हमारे वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष, मान के चलो ओम बिरला की बात कर लें, तो जो ओम बिरला है वो किस पार्टी से हैं, इस चीज़ का उनको क्या है, पार्टी का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ओम बिरला ब्रिटेन में होते तो उनको क्या है, जैसे मान के चलो ओम बिरला की पार्टी है बीजेपी, अगर वो मान के चलो ब्रिटेन में होते तो उनको बीजेपी पार्टी का त्याग जो था वो करना पड़ना था। भारत में है तो इसलिए उनको क्या है, इस पार्टी का त्याग करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। अब देखो लोकसभा का उपाध्यक्ष भी होता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात कर लें। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही क्या है, इसका चुनाव जो है वो करते हैं। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख, उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है वो अध्यक्ष तय करता है। जैसे अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है, राष्ट्रपति, सेम वैसे ही उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है वो तय कौन करता है, तो वो अध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष का पद जो है ये भी खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। कैसे हो जाता है, जब वो उपाध्यक्ष जो है वो सदन का सदस्य ही ना रहे, ठीक है, या वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे दे। दूसरा क्या है, बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। ये इसके 3 कंडीशन है जहां से वो क्या है, उसका पद जो है खाली किया जा सकता है, ठीक है। अगली बात हम देखें तो जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता मतलब उसके अंडर में नहीं होता। ये अध्यक्ष को भी निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपाध्यक्ष जो होता है ना उसको भी निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। जब अध्यक्ष पर संकल्प विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। सेम जैसे हमने अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था भी, अध्यक्ष को जो राइट्स होते हैं सेम राइट्स जो हैं वो उपाध्यक्ष को होते हैं। मतलब उसको हटाने के लिए अगर कोई प्रस्ताव पारित किया गया है या सदन में चल रहा है कोई प्रस्ताव, उसके ऊपर विचार चल रहा है, तो उस समय तक जब तक वो विचार चल रहा है वो कार्रवाई में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है। लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष माना जाता है वो माना जाता है जी.वी. मावलंकर को, और ये 1946 से 1956 तक जो है 10 साल तक रहे थे। प्रथम उपाध्यक्ष जो माना गया है वो माना गया है जी अनंत श्यानाम अयंगर को, ठीक है, अनंत श्यानाम अयंगर को। फिर बात करते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। अब ये जो सभापति होता है राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते वक्त सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ये वाली भी कंडीशन है भी, मन मान के चलो भी जो राज्यसभा है उसका जो सभापति है ना, जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो क्या है, उस समय वो सभापति के रूप में काम जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। सभापति के रूप में वो किसी भी तरीके का कोई काम जो है वो नहीं करेगा। सभापति को उसके पद से राष्ट्रपति ही हटा सकता है,
ठीक है, जैसे क्योंकि ये सभापति जो है कौन है, ये उपराष्ट्रपति है। इसको हटाने का काम जो है ना वो कौन कर सकता है, तो वो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। सभापति की शक्तियां व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के बिल्कुल समान होती हैं। दूसरी बात अगर देखी जाए तो जो सभापति होता है ये सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, अगर वो उस सदन का सदस्य नहीं है तो फिर वो क्या है, उसका अध्यक्ष भी नहीं बन सकता। ऐसे क्या है, जो सभापति होता है उसको सदन का सदस्य जो है वो, अगर सभापति जो होता है ना वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। निर्णायक मत देने का अधिकार जो है ये भी हमारे सभापति को होता है। सभापति का वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है, ठीक है। वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित है, मतलब उसमें से दिया जाता है, उस पे भारित है ये। सभापति भारत की संसद तथा दुनिया की संसदों के बीच एक कड़ी का काम करता है। सभापति जो है वो भारत की संसद और विदेशों की और जो दुनिया की दूसरे देशों की संसदें हैं उनके बीच एक कड़ी का काम जो है वो सभापति के द्वारा ही किया जाता है। सभापति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं मिलता, उसको राष्ट्रपति का वेतन दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि काम वो राष्ट्रपति का कर रहा है। अब देखो बात करते हैं सदन में नेता। अब देखो सदन में जो नेता होते हैं ना वो दो प्रमुख नेता होते हैं सदन में, संसद में जो नेता होते हैं, संसद में दो सदन हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद में जो नेता होते हैं वो दो प्रमुख नेता होते हैं, एक होता है सदन का नेता और एक होता है विपक्ष का नेता। सदन का नेता जो होता है, सदन का नेता जो होता है वो पीएम होता है, पीएम या पीएम द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हो सकता है, या तो पीएम होता है डायरेक्टली, हम पीएम को ही मान लेते हैं। अगर पीएम नहीं उस सदन का नेता बनना चाहता तो वो किसी और को क्या है अपने द्वारा नॉमिनेट जो है वो कर सकता है। लोकसभा में तथा राज्यसभा में सदन का नेता अलग अलग होता है, दोनों सदनों में अलग अलग सदन के नेता होते हैं। सेम ऐसे ही दूसरा नेता होता है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता जो होता है ये भी दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता जो है होता है, जैसे लोकसभा में अलग होगा, राज्यसभा में अलग होता है, ठीक है। तो देखो विपक्ष का नेता किसको चुना जाता है, तो विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, विपक्ष में देखो वैसे सबसे बड़ी पार्टी तो वो सत्तारूढ़ दल हो जाएगा जिसको सत्ता शासन मिल जाएगा, और एक वो पार्टियां होती हैं जिनको शासन नहीं मिलता, और उन पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्यों का कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब जो है उस पार्टी के अगर सदस्य हैं तो उसका जो है नेता जो है वो विपक्ष का नेता चुना जाएगा, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य जो होता है विपक्ष के नेता का वो होता है सरकार की उचित आलोचना करना, उसके जो सरकार की कुछ भी अगर नीतियां हैं उन नीतियों की क्या है एक व्यापक रूप से क्या है उनकी आलोचना करना, ठीक है। विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली थी और विपक्ष के नेता को 1965 में मान्यता जो है वो मिली थी, मतलब महत्ता जो है वो 1977 में मिली है, वैसे ही इसका जो विपक्ष का नेता जो है वो 1965 में इसको मान्यता जो है वो संसद के द्वारा मिल गई थी। अब देखो अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता जो है कहा जाता है विपक्ष के नेता को, ये याद रखना, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है विपक्ष का नेता जो है वो अमेरिका में क्या कहलवाता है, तो उनको बोला जाता है अल्पसंख्यक नेता, ठीक है। ऐसे ही ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में विपक्ष के नेता का कार्य छाया मंत्रिमंडल करता है, ठीक है, छाया मंत्रिमंडल, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा से समझना, मैं दोबारा से बता दूं, जो ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली है, जो इंग्लैंड की राजनीतिक प्रणाली है, उसके अंदर जो विपक्ष के नेता का कार्य जो है वो छाया मंत्रिमंडल जो है वो करता है। मतलब क्या है भी विपक्ष के नेता का जो काम किया जाता है वो वहाँ पे क्या कहलवाता है, कौन करता है, तो वो छाया मंत्रिमंडल करता है, और इस छाया मंत्रिमंडल का जो नेता होता है उसी को ही विपक्ष का नेता जो है ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में बोला जाता है। अब अगली बात इसमें देखा जाए तो जो छाया मंत्रिमंडल है, ब्रिटेन में जो छाया मंत्रिमंडल है विपक्षी दलों द्वारा जितने भी विपक्षी दल हैं, दलों द्वारा सरकार के विरोध में तुलना करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये छाया मंत्रिमंडल जो बनाया जाता है ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल जो सरकार है उसके बिल्कुल
खिलाफ जो दूसरे विपक्षी दल रह गए हैं, जिनको सत्ता नहीं मिली, वो सारे मिलकर क्या है, सरकार की तुलना करने के लिए उसके साथ जो है ये छाया मंत्रिमंडल बनाया जाता है। और इसी को ही आप बोल सकते हैं विपक्ष का जो काम है वो सारा छाया मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अब देखो सदन जो है, सदन के स्तर, सदन में ना स्तर होते हैं, जैसे हमारे आपने देखा होना बजट स्तर, शीत स्तर, ये सारे है ना। इसमें देखते हैं होता क्या है। सदन के स्तर जो हैं उसको शुरू जो होते हैं वो राष्ट्रपति के कहने पर होते हैं। राष्ट्रपति कहेगा तो जो है वो स्तर शुरू होंगे। वर्ष में 2 बार स्तर जो है वो होता है। मैक्सिमम 3 स्तर हो सकते हैं और मैक्सिमम 3 टाइम जो स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं और मैक्सिमम टाइम जो होता है इन स्तरों के बीच वो 6 महीने का हो सकता है। वैसे साल में जो 2 स्तर होने जरूरी हैं, संसद के 2 स्तर होने जरूरी हैं, वैसे 3 होते हैं, ठीक है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो एक है बजट स्तर, एक है मानसून स्तर, एक है शीतकालीन स्तर। इसको ग्रीष्मकालीन स्तर भी बोल देते हैं। बजट स्तर जो है ये फेब टू मई तक चलता है और मानसून स्तर जो है वो जून टू सितंबर तक चलता है। शीतकालीन जो है नवंबर से दिसंबर तक चलता है। एक स्तर के सत्रावसान से दूसरे स्तर के प्रारंभ होने के मध्य की जो अवधि होती है उसको अवकाश बोलते हैं, ठीक है। भी मतलब एक स्तर खत्म हुआ और दूसरे स्तर के शुरू होने वाला जो पहला दिन है, उन दोनों के बीच में जो टाइम या गैप जो रहा है उस गैप को अवकाश जो है बोला जाता है। अब बात करते हैं स्थगन पर। सदगन मतलब किसी चीज को रोक देना। इसका मतलब होता है रोकना या स्टॉप करना। एक स्तर में काफ़ी बैठकें होती हैं। एक स्तर जो है ना, जैसे मान के चलो अभी बजट स्तर चलता है फेब टू मई तक चलेगा वो, और उसके अंदर बहुत सारी बैठकें होती हैं और प्रत्येक बैठक में 2 स्तर होते हैं। प्रत्येक बैठक में 2 स्तर होते हैं। मतलब जैसे आप देखा जाए, एक होता है सुबह की बैठक और एक होती है शाम की बैठक। सुबह वाली बैठक जो है वो 11 से लेके 1 बजे तक होती है और फिर दूसरी 2 से 6 बजे तक, और बीच वाला जो समय है ये भोजन के लिए निर्धारित किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा स्थगन है, स्थगन जो है ये सिर्फ क्या है, ये अगर स्थगन किया जाए तो वो सिर्फ दिन की जो बैठक जिसको स्थगित किया गया है वही समाप्त होती है। पूरे स्तर पर इसका कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। पूरा स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो दिन की जिस बैठक को स्थगित किया गया है वही बैठक जो है स्थगित होती है। सदन का पीठासीन अधिकारी जो होता है तो वो करता है, जैसे लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा। स्थगन जो है किसी विधेयक या विचाराधीन काम पर असर जो है वो नहीं डालता। कोई भी विचार या कोई भी बात या कोई भी विधेयक जो चल रहा है, जो विचार अधीन है, उसके ऊपर इसका कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ता। अब है सत्रावसान। सत्रावसान मतलब सत्र को खत्म कर देना। सदन का जो स्तर है ये समाप्त हो जाता है। सत्रावसान से क्या होता है, सदन का स्तर ही समाप्त हो जाता है। वहाँ पे तो था भी, जैसे स्थगन हुआ तो किसी एक बैठक का हुआ, पूरे स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब सत्रावसान हुआ तो स्तर जो है वो पूरा ही समाप्त हो जाता है। और ये कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ये किसी विधेयक पर असर नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए नए स्तर में नोटिस देना पड़ता है। जैसे मान के चलो अभी फेब टू मई तक वाला जो बजट स्तर चल रहा है, इसके अंदर कोई भी अगर बात रह गई है या कोई भी इसके अंदर ऐसा मुद्दा रह गया है जिसके ऊपर बात नहीं हो पाई, तो वो क्या है नेक्स्ट स्तर में की जाएगी और उस पे बात करने के लिए पहले जो है नोटिस जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए आप बोल सकते हैं जब कई बार स्थगन कर दिया जाता है। देखो, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना और ये बताए बिना कि दोबारा आहूत कब करना है। भी देखो, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना और ये बताए बिना कि दोबारा से स्तर कब शुरू करना है, तो जो अध्यक्ष हैं और जो सभापति है ये ही कर सकते हैं इस बात का निर्णय। देखो क्या है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है और जो राज्यसभा का सभापति है ये क्या करेंगे, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं बिना बताए हुए कि दोबारा से ये स्तर जो है कब शुरू होना है, ठीक है। अब ये जो स्तरावसान होता है, ये स्तरावसान जो है सदन का, जब लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने अनिश्चित काल के लिए जब उस स्तर को स्थगन कर दिया है, तो उसके बाद क्या है, जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, कुछ दिनों बाद उस
के स्तरावसान की घोषणा करेगा, मतलब उस स्तर को खत्म करने की घोषणा जो है वो कर देगा। ठीक है, अब देखो सदनों का विघटित होना। सदनों का विघटित होना कैसे विघटित होते हैं? राज्यसभा, राज्यसभा तो आपको पता है स्थायी सदन है, ये विघटित होता ही नहीं है। लोकसभा विघटित होती है। अब लोकसभा के विघटित होते ही जितने भी सारे काम, विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस आदि सारे समाप्त हो जाते हैं। जैसे लोकसभा समाप्त हुई, लोकसभा भंग हुई, तो उस लोकसभा में चल रहे सारे कार्य, विधायक, विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प जितने भी होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुछ एक विधेयक ऐसे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते लोकसभा के विघटित होने से, और वो कौन कौन से हो सकते हैं उनके ऊपर भी थोड़ी हम बात कर लें। लोकसभा में पारित, लोकसभा कोई भी विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित हो लेकिन वो राज्यसभा में विचार अधीन हो तो वो विधेयक जो है वो समाप्त हो जाता है। देखो लोकसभा ने पारित कर दिया और आगे भेज दिया राज्यसभा को। अब राज्यसभा में विचार चल रहा है लेकिन चलते विचार में लोकसभा जो है पीछे से भंग हो गई या उसको विघटित कर दिया गया, तो वो संबंधित जो विधेयक था वो भी समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा में विचाराधीन तथा लोकसभा में पारित ना हो तो वह विधेयक कभी समाप्त नहीं होता। मतलब मान के चलो कोई विधेयक है, कोई प्रस्ताव है, वो राज्यसभा में उसके ऊपर बात चल रही है, अभी बात चल रही है, और उस बात को पूरा करने के बाद, पारित करने के बाद उसको लोकसभा को भेजा जाएगा, लोकसभा के पास भेजा जाएगा। लेकिन क्या है, जब राज्यसभा में विचार चल रहा है उस विधेयक पर या उस प्रस्ताव पर, और पीछे से क्या है लोकसभा जो है वो भंग हो जाए, तो इसका उस विधेयक पर कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। फिर क्या है, लोकसभा भंग होगी है तो नई लोकसभा आएगी, राज्यसभा उसको पारित करके नई लोकसभा के पास भेज देगी, है ना। तो ये ऐसा होता है। अब देखो, जिस विधेयक पर राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को इकट्ठा बुलाया हो, देखो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में सहमति नहीं बन पाती। अब जिन विधेयक पर भी सहमति नहीं बन पाती, राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को इकट्ठा बुलाया हो तो उसके बाद लोकसभा विघटित हो जाए तो वह विधेयक भी समाप्त नहीं होगा। समझाई बात कुछ को भी। देखो कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, कुछ ऐसे नीतियां होती हैं जिनको क्या है, जिन पे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या है कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, और उस वाद विवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अगर संयुक्त बैठक बुलाए और उसके बाद क्या है लोकसभा जो है वो विघटित हो जाए तो इसका भी उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो नेक्स्ट जो लोकसभा आएगी उसके अंदर फिर क्या है उसकी दोबारा से बात जो है वो शुरू की जा सकती है। ठीक है, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित या पास हो और राष्ट्रपति के पास विचार अधीन हो तो वह विधेयक भी समाप्त जो है वो नहीं होता। मतलब लोकसभा ने भी पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया और उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है विधेयक को, और पीछे से लोकसभा जो है वो विघटित हो जाए तो इसका भी उस विधेयक पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ता। राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया कोई भी विधेयक पुनर्विचार के लिए, अब देखो राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी विधेयक, देखो पहले लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उसको दोबारा से किसी सदन को क्या है मान के चलो भी भेज दिया है पुनर्विचार के लिए, तो और पुनर्विचार के लिए भेजा और उसी दरमियान क्या है लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है तो इसका असर भी जो है वो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता है। ठीक है, सदन में सदन गण पूर्ति, कॉरम जिसकी बात होती है। अब कॉरम को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। कॉरम क्या होता है, वह न्यूनतम संख्या है जो सदन की कार्यवाही के लिए जरूरी होती है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होती है। ये पीठासीन अधिकारी के समेत ये सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होती है। जैसे राज्यसभा में 250 मेंबर है तो उसका 10% कितना बना, 10वां हिस्सा, तो वो बना हमारा 25। और लोकसभा के अंदर अगर 550-52 मेंबर हैं तो उसका 55 बना। ठीक है, ये हमने पीछे भी बात की थी इसके बारे में। ठीक है, तो ये हुआ। फिर आगे चलते हैं, सदन में जो भाषा होती है वो भाषा कौन सी यूज़ की जाएगी। सदन की कार्यवाही के लिए भाषा जो है वो अंग्रेजी और हिंदी का यूज़ किया जाता है। पीठासीन अधिकारी जैसे मान के चलो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, ये सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी दे सकते हैं। ठीक है, राज्य भाषा अधिनियम 1963 के तहत हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता भी बनी हुई है। ठीक है, तो 1963 से क्या है, हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा की निरंतरता जो है वो लगातार बनी हुई है। आगे है एक इम्पोर्टेंट टर्म, कभी भी पूछ लिया जाए आपसे
भी लोम डक या लेम डक क्या होता है? तो लेम डक होता है भी पूर्व लोकसभा सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते, उन्हें बोला जाता है लोम डक। अब इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक। मोदी जी 2014 में बने थे प्रधानमंत्री, और 2014 में जो लोकसभा बनी थी, 2014 से लेकर 2019 तक उस लोकसभा ने काम किया। उसके बाद दोबारा से मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर हमारे सामने आए, नई लोकसभा फिर से बनी। अब जो 2014 में लोकसभा बनी थी ना, उस लोकसभा में जितने भी सदस्य थे, उनमें से कुछ एक सदस्य ऐसे रह गए होंगे जिनको 2019 वाली लोकसभा के अंदर जो है आप बोल सकते हैं भाग लेने के लिए नहीं बोला गया, या उनको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया गया। तो ऐसे सदस्य जो पूर्व लोकसभा में तो पूर्व समय में तो लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन जब नई लोकसभा बनी तो उसके अंदर जो वो सदस्य नहीं रहे, तो ऐसे क्या है, उनको लोमडक बोला जाता है। जैसे मान के चलो भी अभी जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, लोकसभा जो है उसके अंदर जो सदस्य हैं, ठीक है, और कल को मान के चलो नई जो सरकार बने वो बन जाए किसी और पार्टी की, किसी भी पार्टी की, फॉर एग्जांपल कांग्रेस की बन गई, तो उसके अंदर जो लोकसभा बनेगी उसके अंदर फिर जो बीजेपी के तो वो बंदे जो हैं वो उनको तो मेंबर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन क्या होगा, जो नहीं बनाए जाएंगे उनको क्या बोल दिया जाएगा, लेम डक बोल दिया जाता है। ठीक है। अब है संसदीय कार्यवाही के साधन। अब संसद के अंदर कार्रवाई कैसे होता है, काम कैसे होता है संसद के अंदर, इस बात को समझना है। सबसे पहली चीज है वहां पे प्रश्नकाल। प्रथम घंटा जो होता है ना, 11 से लेके 12 तक इसके लिए बोल सकते हैं नियत किया गया है। मंत्री प्रश्न पूछता है, संबंधित मंत्री उस प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तारांकित, जिसको स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं। स्टार वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये मौखिक रूप में इनका उत्तर जो है संबंधित मंत्री के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। संबंधित मंत्री इनका उत्तर जो है वो मौखिक रूप में देगा। बाद में पूरक प्रश्न जो है उनसे पूछे जाएंगे। अब जैसे मान के चलो कोई भी तारांकित प्रश्न जब किसी मंत्री से पूछा गया, उसका जवाब उसने मौखिक रूप में दे दिया, उसके जवाब के साथ जुड़े हुए कुछ नए क्वेश्चन बनेंगे तो वो क्वेश्चन भी उससे जो है पूछे जाएंगे। ठीक है। अतारांकित मतलब ए स्टार, जो स्टार वाले नहीं होते, इनका क्या है, लिखित रूप में आंसर दिया जाता है, और पूरक प्रश्न जो है इनमें कभी नहीं पूछे जाते। मतलब जब उन्होंने लिखित रूप में कोई आंसर दे दिया तो ऐसे नहीं है भी उस लिखित रूप वाले जो उन्होंने आंसर दिए हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन किया जाए, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तारांकित में क्या है, जो उन्होंने आंसर दिया है उस आंसर के ऊपर भी क्वेश्चन जो है किया जा सकता है। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं, तो ये क्या है जी, कम से कम इनको पूछने के लिए 10 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाता है। 10 दिन का नोटिस जो है संबंधित, अब मान के चलो जैसे किसी भी मंत्री से आप लोकसभा के अंदर कोई भी मंत्री हो और आपने दूसरे मंत्री से किसी से कोई प्रश्न पूछना है, किसी से कोई प्रश्न, आप विपक्ष में हो या सत्तारूढ़ दल, जब किसी दूसरे से पूछा जाता है, कैसे भी कोई क्वेश्चन पूछे, मान के चलो राहुल गांधी हैं, अगर वो किसी दूसरी सरकार में जो बीजेपी की सरकार है उससे किसी भी मंत्री से अगर सवाल पूछते हैं तो अल्प सूचना प्रश्न, इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, संबंधित मंत्री को और सदन को क्या है 10 दिन का नोटिस जो है वो पहले देना पड़ेगा भी हम इनसे ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ताकि वो अपने उस क्वेश्चन के लिए तैयारी जो है कर ले, और आंसर जो है इसका मौखिक रूप में दिया जाता है। ये 3 प्रकार के प्रश्न जो होते हैं प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। अब एक चीज और भी है इसके अंदर, जो ये तारांकित प्रश्न होते हैं इनको जब इनके लिए जो कलर यूज़ किया जाता है वो हरा यूज़ किया जाता है। मतलब हरे के लिए जो होते हैं, हरे कलर में जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं हमारे तारांकित, और सफ़ेद कलर में जो होते हैं वो होते हैं अतारांकित, जो बिना स्टार वाले, और गुलाबी जो है वो अल्प प्रश्नों के लिए ले जाता है, और पीले जो होते हैं वो प्राइवेट सदस्यों के लिए जो प्रश्न होते हैं उनके लिए। ठीक है। अलग अलग रंगों में ये छपे होते हैं। ठीक है। तो ये आपसे कभी भी पूछा जाए तो रंगों के बारे में भी आप बताओगे। फिर है हमारा शून्यकाल। प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये समय शुरू होता है, और इसका समय जो है वो 12 बजे निर्धारित किया गया है। मंत्री पूर्व सूचना दिए बिना प्रश्न उठा सकता है। किसी भी मंत्री से उसको ये बताने की जरूरत नहीं है भी मैं आपसे क्या पूछना है, वो कोई भी प्रश्न जो है शून्यकाल में पूछा जा सकता है। और संसदीय प्रक्रिया में नव भारत की देन है ये वाली प्रक्रिया, 1962 से चल रही है। ये शून्यकाल वाली व्यवस्था कब से चली है भारत में, तो ये संसदीय प्रक्रिया में तो 1962 से चली है, और संसदीय प्रक्रिया ये नव भारत मतलब नए भारत की देन है ये। ठीक है। फिर आगे बात की जाए तो जो हमने देखा है कई बार प्रस्ताव का नाम सुना होगा, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल। ठीक है। अब देखो
जो सदन होते हैं, हमारे संसद है और उस संसद के जो सदन हैं, सदन के समक्ष चर्चा हेतु रखी गई बात को ही प्रस्ताव कहा जाता है। मतलब क्या है, प्रस्ताव क्या है भी, सदन जो है, दो सदन हैं हमारे, और दो सदनों में कोई भी बात जब रखी जाएगी चर्चा के लिए तो उस बात को ही बोला जाएगा प्रस्ताव, या बोल दिया जाएगा प्रपोजल। और प्रस्ताव जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 श्रेणियां होती हैं इसकी। 3 श्रेणियों में प्रस्ताव होते हैं। एक को बोला जाता है महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट प्रपोजल, और इसी को ही बोला जाता है मूल प्रस्ताव। दूसरा है हमारा स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव मतलब इसको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट प्रपोजल, ठीक है। और तीसरा है हमारा पूरक प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंटल ऑफर या सप्लीमेंटल प्रस्ताव या प्रपोजल, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में पूरा आपको डिटेल से बात करेंगे। फिर हम आपके सामने तीसरा पार्ट जो संसद का होगा उसके अंदर मैक्सिमम बातें और करेंगे, और मेरी उम्मीद है भी कम से कम इसके 4 पार्ट बनेंगे। और अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ भी संसद के अंदर होता क्या है, कैसी कैसी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ समझ गए तो अभी आप ये मत अपने दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट कर लेना भी हमें आर्टिकल नहीं बताए हैं। आर्टिकल में आपको ट्रिक वाइज बताऊंगा, सारी संसद के आर्टिकल जो हैं वो आपको एकदम याद हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपने एक कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ आप मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें भी आपसे आत्मबल मिलता रहे और हम आपके सामने जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आपको फैक्ट वाइज जो है मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।